पेशेंट कौन है और पेशेंट कौन नहीं है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे पास हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट आते हैं। कल ही की बात है, एक हमारे तो मित्र बन गए हैं भैया जी, इलाहाबाद का है कोई यहाँ पे? इलाहाबाद, आप है ना? इलाहाबाद में भैया जी का बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल। एक अच्छे इंसान है, 50 साल की उम्र है, टीका लगाते हैं, और उन्होंने बहुत ही दुखी दिख रहे थे। तो आके बोला कि मैं बहुत बीमार हूँ। मैं कैसे बीमार हो आप? तो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, ठीक है ना, कैंसर, लिवर सिरोसिस, ऐसे कुछ कुछ लिखा था उसमें। तो मैंने रिपोर्ट को पढ़ा, मैंने कहा कि आपको कोई तकलीफ है? कहा हाँ तकलीफ है। क्या तकलीफ है? लिवर सिरोसिस है, कैंसर है। मैंने कहा आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, कुछ वीकनेस है, कोई दर्द है? कहा हाँ बहुत तकलीफ है, लिवर सिरोसिस और कैंसर है। मैंने कहा ये नहीं पूछना, ये तो इसमें देख लिया, आपको क्या दिक्कत है? उन्हें बहुत समय लगा ये समझने में कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा आपके शरीर में जो कोई भी एक दिक्कत हो वो आप बताओ, ना कि रिपोर्ट के अलावा। उनके दिमाग के अंदर घुस गया था कि मुझे लिवर सिरोसिस है और मुझे तो कैंसर है। तो मैंने पूछा कैंसर है तो आपको कैसे पता? रिपोर्ट बता दी। मैंने रिपोर्ट तो एक बार बता दिया। कहा डॉक्टर ने बोला कि हर 2 महीने बाद आके चेक कराते रहना। तो 2 महीने बाद चेक कराते रहते हैं, और हर 2 महीने बाद वो डॉक्टर आपको बताता है, वो डॉक्टर उनको बताता है कि आपका कैंसर और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, ठीक है ना। तो खैर उनको मैंने समझाया, और यही चीज मैं आपको पहली चीज समझाना चाहता हूँ। ये आप मेरे जाने के बाद भी जब ये खत्म हो जाए तो आप एक दूसरे को भी ये समझाइएगा, रिपोर्ट इज ऑलवेज सेकेंडरी। प्राइमरी आप बीमार हैं कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्कम्फर्ट तय करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप, कोई पेशेंट बोलता है मुझे सिर में दर्द है, क्या दुनिया की कोई ऐसी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है या स्कैनिंग है जिससे सर दर्द है या नहीं इस पेशेंट को बता सके? नहीं है ना। ये कौन बताएगा? सिर्फ वो पेशेंट ही तो बताएगा ना। किसी को सर में दर्द है, किसी को पैरों में दर्द है, तो वो पेशेंट ही बताएगा कि मुझे दर्द है, तो ही उसके लिए कोई ब्लड रिपोर्ट से नहीं पता चलेगा। तो अगर पेशेंट, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक इसी तरह से पहले तो आपको ये पूछना पड़ेगा खुद से या पेशेंट से कि क्या आपको तकलीफ क्या है। तो उससे तय होता है कि आप बीमार हैं या नहीं है, ना कि रिपोर्ट से तय होता है। रिपोर्ट की दुनिया है, वो दुनिया आप में से कम लोगों ने देखी है, शायद देखी नहीं है, डॉक्टर लोग भी नहीं देखते। एक पैरामीटर दे देते हैं, इससे ऊपर या इससे नीचे हो तो मान, जैसे थायराइड की बात करते हैं, TSH 1 से 6 के बीच में हो सब कुछ ठीक है, 6 से ज्यादा हो तो उसको बीमार मान लेंगे। ये एक रैंडम पैरामीटर बना के डाल दिया, और ये पैरामीटर हर बार सुगड़ता जाता है, समझ रहे हैं? जितना वो सुगड़ता जाएगा उतना हेल्दी लोग इज कन्वर्टेड इनटू सिक पीपल। ये कैसे पता चलता है? ये इतिहास से पता चलेगा। जैसे मान लो पहले होता था, आज से करीब 1978, उससे पहले कोलेस्ट्रॉल किसी का अगर 300 से ऊपर होगा तो उसको मानेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर उसको 250 कर दिया, फिर उसको 200 कर दिया, लेकिन अब वो 200 हो गया। अभी ऐसा हो गया 200 के अलावा HDL भी एक नई चीज है, LDL भी है जो पहले नहीं होता था, ट्राइग्लिसराइड एक और चीज है। इतने सारे पैरामीटर, एक आप तो ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको पकड़ के बोल देंगे आप तो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो, आप तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले लो। तो ये इतिहास देखते, लेकिन ये जो इतिहास है ये मेडिकल जर्नल में तो है, लेकिन ये डॉक्टरों को पढ़ाया नहीं जाता और पेशेंट को पता नहीं। तो डॉक्टर को पता है तो सिर्फ, डॉक्टर को पता तो सिर्फ ये पता है कि ये पैरामीटर के ऊपर होगा। जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर के पेशेंट जितने हम देखते हैं इतना शायद ही भारत में किसी ने देखा होगा, जितना डेटा हमारे पास है। तो अगर 250 से नीचे, 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे किसी का ब्लड शुगर है तो वो ठीक है, हेल्दी है, बिना किसी दवाई के। इससे ऊपर है तो उसको नीचे लाना है, इसका मतलब डायबिटीज है, लेकिन तब भी नीचे लाना है नेचुरली, ठीक है ना। अगर आप दवाई लेके नीचे लाएंगे तो दवाई लेके जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 किडनी फेलियर की तरफ बढ़ेगी। डायबिटीज नहीं बढ़ाना, डायबिटीज दवाई बढ़ा रही है ना, तो उस तरफ क्यों जाना? तो नेचुरल नीचे लाना है। नेचुरल नीचे कैसे लाना है वो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। जो डाइट आप ले रहे हैं, ये डाइट कोई भी लेगा तो उनका ब्लड शुगर नीचे आ ही जाता है ना। और अगर नीचे नहीं भी आ रहा है तब भी व्हाट वी से कि दवाई लेंगे तो कुछ फायदा नहीं है एक्सेस। हाँ, एक नंबर नीचे जरूर दिख जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ स्पैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी? तो आंसर इज नो। तो पहली चीज कि क्या मैं बीमार हूँ, ठीक है ना। बीमार सभी पड़ते हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना। तो बीमार हूँ तो कैसे पता चलता है कि आज मैं बीमार हूँ? मुझे ऐसे पता चलता है कि जिस दिन मुझे लगता है कि काफी कमजोर लग रहा हूँ, वो बहुत कमजोरी है, उठा नहीं जा रहा, बॉडी में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब बीमार है। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा,
एपिटाइट नहीं, तो मतलब ये बीमार है, जो नॉर्मली नहीं होता अचानक ही। तो बीमार का डेफिनेशन ये हुआ। अब अगर बीमार है कोई, जैसे कि आप में से कुछ लोग काफी तरह डिस्कम्फर्ट है, वो लंबे समय तक चलेगा तो परमानेंटली बीमार हो गए, तो उस बीमारी से हमें निकलना है। बीमारी से निकलने के बहुत सारे नियम नहीं, 2-3 नियम है, वही नियम यहाँ कराते हैं। और ये ऐसे नियम है जो आप घर पे भी कर सकते हैं और घर पे ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो रहने की एक लिमिट है। 1 हफ्ता रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, कोई हद से 1 महीना रह लेगा, लेकिन हमें जो हेल्दी रहना है वो तो जीवन भर रहना है ना। तो जीवन भर तभी रह सकते हैं जब यही वाला नियम घर पे करेंगे। हाँ, यहाँ आके सीख सकते हैं आप, वैसे भी सीख सकते हैं हमारे वीडियोस देख के, ठीक है ना। हम यही चाहते हैं कि वीडियोस देख के आप सीखें, और ताकि जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल, बहुत ही डेलिकेट कंडीशन में बहुत दिक्कत वाले पेशेंट है वही यहाँ पे आए। बाकी लोग हमारे ऑफिस में जब आता है आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, तो ज्यादातर हम बोलते हैं घर पे रह के ठीक हो। घर पे रहना आसान है ठीक होना, क्यों? एक सिंस आप आए हैं, आप में से कुछ लोग उड़ीसा से, कुछ लोग आसाम से, दूर दूर से आए हैं, ठीक है ना। इतने दूर से किसी भी हॉस्पिटल में कम ही लोग आते हैं, नेशनल हॉस्पिटल में आते होंगे, लेकिन एक नॉर्मली एक हॉस्पिटल से एक शहर के ही लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे देश से, विदेश से भी आते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, आसपास के देश से आ रहे हैं। एक बात याद रखिए, पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है कि पेशेंट ठीक है मान लो, खासतौर पे किडनी पेशेंट, लेकिन जो ट्रैवल होता है ना, उस ट्रैवल में ही इंसान कब और बिगड़ने लगता है। तो पहले तो डिसएडवांटेज ये है कि हम जाके यहाँ पे आके ठीक होंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि वहीं पे ठीक हो जहाँ पे, या फिर हमारा हॉस्पिटल वहाँ पे, वो तो है नहीं, हमारे 2-3 हॉस्पिटल है, ठीक है ना। तो जब आप ट्रैवल करेंगे, जैसे मान लो किडनी के पेशेंट आप लोग, आप में जो भी लोग, तो यहाँ ठीक हो गए। लेकिन अब क्या है कि एक बात आप याद रखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जितना आपके बॉडी में जमा हो रहा है, जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उसी रफ्तार से उसको निकाल के फेंकना है रोज के रोज, राइट। फेंकना ही फेंकना है, या तो बॉडी खुद फेंकती, जैसे पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, जैसे हम सबका होता है। जिनका नहीं होता वो फिर डायलिसिस या दवाइयों के रास्ते। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी कर रहे हैं। अब जब ट्रेवलिंग करके जाएंगे तो एक दिन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक दिन भी बड़ा भारी पड़ता है, एक दिन ही भारी पड़ता है, लेकिन घर ही इतना दूर है, ठीक है ना। और अगर फ्लाइट से जाएंगे मान लो, तो पैर लटका के जाएंगे, वो भी भारी पड़ता है। पैर लटकाएंगे, नॉर्मली हम बैठते हैं पैर लटका के, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो लोग बैठेंगे तो फिर जमा होने लगता है, ठीक है ना। तो यानी कि उनको इंतजाम ऐसा करना पड़ेगा, पैर हमेशा उठा के रखें, अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो पैर लेट के रहें, इस तरह से। उस दिन खाना ना खाएं, उस दिन बॉडी में कुछ जमेगा तब ना, जब कुछ जाएगा अंदर, एक दिन फास्टिंग पे रहे, ठीक है ना। इस तरह से हमें उनको कि आज के दिन, क्योंकि आज का दिन हमें जाने में लगेगा, तो हम खाना ना खाएं, बहुत ही मिनिमम सा ले लें, ताकि हम बॉडी में जमने का सवाल ही ना हो। ये बड़ा ही ये डेलिकेट सिचुएशन से होते हुए जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि भाई इंसान घर पे ठीक हो जाए तो अच्छा है। घर पे ही ठीक हो तो ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। एक डाइट जो आप ले रहे हैं, यहाँ पे जो डाइट ले रहे हैं, ये डाइट सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है। ये डाइट सिर्फ इतना करता है कि बॉडी के अंदर अगर कहीं पे कोई जख्म हो गया है, कहीं पे कोई एक्सेस चीजें इकट्ठे हो गए हैं, तो ये डाइट उसको हटाता है। डाइट कब हटाता है? डाइट तो न्यूट्रिशन देता है, लेकिन आप दिन में 12 घंटा खाते हैं और 12 घंटा नहीं भी खाते हैं, जब 7 बजे के बाद अगले दिन 7 बजे तक, ये जो 12 घंटा होता है, इस 12 घंटे में व्हाट वी कॉल एज ऑटोफेजी, ठीक है ना। जहाँ बॉडी को 24 घंटे खाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे ट्यूमर बना हुआ है, जहाँ पे कोई जमा हुआ है, एक्सेस कैल्शियम, एक्सेस सोडियम है, बॉडी फिर उसको खाता है। क्यों? क्योंकि वो 12 घंटे खाना नहीं खा रहे हैं। तो जब आप खाना नहीं खा रहे हैं ना, वही वाला टाइम है जब बॉडी हील हो रही है। तो जो ज्यादा बीमार होते हैं कैंसर के फॉर एग्जाम्पल, उनके खाने के टाइम को और घटा देते हैं कि आप सिर्फ 6 ही घंटे खाना खाओ, मतलब 10 बजे से 6 बजे तक खाना खाओ, या 10 बजे से 4 बजे तक खाना खाओ, और बाकी पूरा दिन आप 18 घंटे भूखे रहो, ठीक है ना। वो जो 18 घंटे, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। उस 18 घंटे में बॉडी हील हो रही है, उसकी हीलिंग टाइम बढ़ा दिया। उनको थोड़ी तकलीफ भी होती है, 6 घंटे खा के बाकी पूरा दिन नहीं खा रहे, एट द सेम टाइम वो हीलिंग टाइम उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है ना। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको हीलिंग टाइम बढ़ाना है, हफ्ते में एक दिन पूरा 24 घंटे का फास्टिंग, यानी हीलिंग टाइम 24 आवर्स हो गया, ठीक है ना। हफ्ते में एक दिन 24 आवर फास्टिंग, और रोज मान लो 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी सिक है, उतनी देर की फास्टिंग। फास्टिंग में, क्योंकि आपके बॉडी में जब ठीक होते हैं आप, तो कोई दवा नहीं ठीक करती, वो बॉडी ही ठीक करती है। ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जिससे कोई पेशेंट का कोई भी इलाज होता है, ठीक होता हो, ठीक है ना। ट्रीटमेंट होता है बट ठीक होता हो, ठीक बॉडी ही करती है। बॉडी कब ठीक करती है? उस वक्त करती है मोस्टली जब आप बॉडी को कोई और काम ना दें, खाने का काम ना दें, ठीक है ना। तो खाने के काम को हमने कम से कम स्क्वीज करना है, ठीक है ना। वो कितना स्क्वीज कर पाएंगे, यहाँ तो एक लिमिट है, जिस टाइम पे देंगे उस वक्त ही खाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमारा किसी 24 घंटे खुलता भी नहीं है,
घर पे आप इस चीज को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे तो सुबह 10 से लेकर 6 बजे के बीच में ही खाना है। घर पे कंट्रोल ज्यादा हुआ ना, क्योंकि वहां पे तो आपके हिसाब से दिया जा सकता है। वहां रोज 15 से 16 घंटे बिना खाए रहना है, वही 16 घंटे जो आपको हील करेगा, वही 16 घंटे आपको ठीक करेगा। ठीक है, खाना खूब है लेकिन उसी लिमिट में खाना है, नंबर 1। नंबर 2, खाना वही है जो डाइट यहाँ पे लिखते हैं, DIP डाइट जिसे बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 90%। आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसका 90% क्या फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल है। कोई लोग रॉ वेजिटेबल नहीं खा पाते तो उसको थोड़ा स्टीम कर लिया, कोई लोग वो भी नहीं खा पाते तो उसको स्मूदी बना दे। स्मूदी तो समझते हैं आप? अगर कोई नहीं समझता है तो आपस में आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं स्मूदी क्या है। सारा सब्जियां उठा के डाला मिक्सी में, थोड़ा पानी मिला दिया, उसको फेंट दिया, फिर उसको खा लिया। ठीक है, जैसे टमाटर है या फिर मान लो बीट रूट है या कोकोनट वाटर है, ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत हील करती है। आपने गौर किया जो किडनी के पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो यही चीज मना करते हैं, पालक है यही चीज मना करते हैं। तो जो चीज ठीक कर सकती है वही मना करते हैं। जैसे आम है, डायबिटीज के पेशेंट ठीक कर सकती है, लेकिन सबसे पहले यही मना करते हैं। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए एक बात और कि जब आप ये सब कुछ करेंगे तो साथ साथ आपको फिर रिपोर्ट देखते हैं, पोटेशियम बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया। क्रिएटिनिन से मत घबराइए कभी। ठीक है ना, आप किसी बॉडी बिल्डर का क्रिएटिनिन देखिए, उनका ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है ना, बॉडी में जितना मसल बनेगा, मसल का ब्रेकडाउन होगा उतना वही क्रिएटिनिन है, दैट इज, है ना, तो वो ज्यादा बनता है। क्रिएटिनिन कभी कभी खराब भी होता है, राइट, हमेशा नहीं होता, लेकिन और कभी अच्छा भी होता है। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लें कितने पेशेंट है, ऐसा नहीं है। आज भी एक पेशेंट ऐसा कुछ ठीक है उनके, ठीक है, अभी जो अभी मिले थे हमारे ऑफिस में, ठीक है, डे केयर वाले अभी चले गए होंगे, डे केयर वाले पेशेंट चले गए। हाँ, तो उनका सब कुछ ठीक है। वो वेस्ट बंगाल से यहाँ क्यों आए? क्योंकि डॉक्टर ने बोला आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आप तो भाई डायलिसिस में जाओ या तो मरने वाले हो। क्रिएटिनिन इज नॉट ए फैक्टर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ गया और साथ में उसको दिक्कत भी है। दिक्कत मतलब उसकी स्वेलिंग भी है, उसको इचिंग भी है, उसको उल्टियां भी आ रही हैं, बहुत ज्यादा कमजोर भी है, सांसें भी नहीं ले पा रहा। अब दिक्कत है। सिर्फ अकेला क्रिएटिनिन बढ़ना दिक्कत नहीं है, क्रिएटिनिन के साथ ये फैक्टर भी है। अगर ये फैक्टर और क्रिएटिनिन ठीक है तब भी दिक्कत है। मतलब सिम्टम को देखना है। जैसे आप यहाँ पे हैं, हर दिन के सिम्टम को देखना है। कल मेरी जो हालत थी, आज उसकी स्वेलिंग के मामले में, हमारी एनर्जी लेवल के मामले में पहले से बेटर है कि नहीं। एक बात और, जो लोग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करते हैं, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी क्या है? जैसे आप मान लो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद थकान ज्यादा होगी या कम होगी? तुरंत बाद ज्यादा होगी ना, लेकिन हमें पता है कि वो थोड़ा रेस्ट करने में ठीक हो जाएगी, वो पॉजिटिव थकान है ना, लेकिन थकान तो होगी। ठीक इसी तरह से हॉट वाटर इमर्शन में जब आप बैठते हैं तो आपका जो हार्ट है वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसा तब काम करता है जब आप जिम में जाते हैं। उस वक्त आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब जब बैठेंगे पल्स लीजिए अपना, 1 मिनट में कितनी बार है लिख लीजिए, और हॉट वाटर थेरेपी में बैठते हुए हर आधे घंटे में आप पल्स लीजिए। हॉट वाटर इमर्शन में जब बैठेंगे तो पल्स रेट ये बढ़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जब दौड़ते हैं तब क्या होता है, राइट, तो टेम्पररी बढ़ेगा। तो यानी कि हॉट वाटर इमर्शन इज इक्वल टू जिम। जिम जाने के लिए बॉडी हिलाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ता है। यहाँ की बॉडी को हिलाने का जो काम है वो पानी कर रहा है, राइट, बॉडी को पानी हॉट वाटर कर रहा है, और उसी से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसी से बॉडी में सारा केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीज आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, हमें नहीं पता आपकी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है कि सोडियम ज्यादा है कि कैल्शियम ज्यादा है, क्रिएटिनिन ज्यादा है कि यूरिया ज्यादा है कि यूरिक एसिड ज्यादा है या शुगर ज्यादा है, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपको पता कुछ तो ज्यादा है क्योंकि बॉडी में तकलीफ हो रही है, आपने आंख बंद करके वहां बैठ गए। अब जब बैठ गए, जो भी चीज ज्यादा है बॉडी उसको पानी में मिला देती है, आपको पसीने आते हैं और वो यहाँ से नीचे भी पसीने आ रहे हैं लेकिन वो पानी में ही मिल जा रहा है ना, तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो बॉडी ने आपके बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज थी जो आपको तंग कर रही थी उसको निकाल दिया, और जब ये लगातार निकालते रहेंगे एक दिन आएगा कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा जो अनवांटेड है, जिसकी जरूरत नहीं, वो होगी ही नहीं, तो आप ठीक हो गए। और रोज ही निकाल रहे, रोज ठीक होते जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद ये भी रखना पड़ेगा, एक बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि जिम अच्छा होता है कि खराब होता है, दौड़ना अच्छा होता है कि खराब होता है, बोले कि अच्छा होता है, लेकिन दौड़ने के लिए भी एक शक्ति चाहिए होती है, और वो शक्ति अगर नहीं हो फिर भी किसी को, अगर मान लो वो कमजोर है, दौड़ना अच्छा होता है कि खराब होता है? अच्छा होता है। एक कमजोर इंसान को लिया और उसको जबरदस्ती हमने वहां बिठा दिया वो ट्रेडमिल में, तो क्या हुआ, उसको दिक्कत आएगी क्योंकि उसकी बॉडी उस ट्रेडमिल की स्पीड को मैच नहीं कर पाएगी। तो कभी कभी जब हॉट वाटर मशीन में बैठेंगे कुछ लोगों के लिए आप थकने लगेंगे, ब्रेथलेसनेस होने लगेगा, वीकनेस आने लगेगी कुछ लोगों के लिए, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी को इतना ही जरूरत है, उठ जाइए वहां से, ठीक है ना।
लेकिन 2 घंटे तो करने हैं, हमें तो 15 मिनट में लग रहा है, इसका मतलब मल्टीपल टाइम जाके करना पड़ेगा। जब पहले दिन ही 2 घंटे करने हैं, चलो आज 1 घंटा कर लिया, वो भी आधा आधा घंटा करके 2 बार में कर लिया, अगले दिन 1.5 घंटा कर लिया। इस तरह से बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा चीज निकालना भी तो है, और वो डायलिसिस से नहीं निकाल सकते। डायलिसिस जो है ये एक खतरनाक तरीका है। डायलिसिस में जो आंकड़े हैं वो ये है, आपको सच्चाई पता होना चाहिए ताकि आप चूज करें करेक्टली। डायलिसिस में 20% पेशेंट की डेथ होती है हर साल। जैसे आज डॉक्टर ने बोला इन 10 को डायलिसिस करना है, आज के 1 साल बाद वो 10 में से 8 ही रह जाएंगे, 2 तो डेथ हो गई, अगले साल फिर 8 ही रह जाएंगे। यानी कि 5 साल में जितने लोग थे वो एक करके दे डाई, नॉट बिकॉज ऑफ द किडनी डिजीज इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस। इसीलिए हमें लगता है कि डायलिसिस से बचना चाहिए। अब आपका चॉइस ही क्या है, चॉइस है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसकी सिंसियरिटी की भी लेवल है। आज हमने जो स्टडी आपके सामने शेयर किया, वो स्टडी विश्वरूप.com/grad स्टडी में जाके वो पढ़ सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी ने किया हमारे थेरेपी पे। रेसिपी बुक हमारा आपके पास है? हाँ है ना, तो हाँ, तो वो जिनको चाहे उन्हें पीडीएफ हम दे सकते हैं। वो भी पेशेंट्स की डिमांड के बाद हमें लगा, या हम कोई भी चीज़ जब करते हैं तो पहले सोचते हैं हम खुद तो करके देखें। तो 15 साल पहले आई ट्राइड ऑन माई सेल्फ। हम तो खैर खा ही लेते हैं किसी किसी तरह की चीज़, लेकिन अगर टेस्टफुली खाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने अपने अपने रेसिपी बनाई। लेकिन जो रेसिपी हमने बनाई जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद आए, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैसे मैं इसको पेश करूँ कि हमारे हमारे मन को अच्छा लगे, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और उसके तरीके हैं, क्योंकि हमने देखे कि अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ हमारे सेंटर है, उनकी अपने खाने पीने के स्टाइल के हिसाब से लोगों ने अपने अपने रेसिपी अपने अपने जरिए बनाए हुए हैं। आपको भी बनाना है, बदले में वो जो भी डाइट है वो आपको क्या देगा, बदले में आपको हेल्थ देगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये पता चल जाए कि देखिए बीमार नहीं होंगे हम, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन बीमार होंगे तो हम अपना ध्यान रख लेंगे, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो आई नीड नॉट टू वरी, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, इस पर पैसा खर्च होगा नहीं, ना किसी पास जाना है, ना डरने की जरूरत है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। कॉमन कोल्ड टू कैंसर, राइट, हेडेक टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जैसा है, मान लो हार्ट अटैक आ गया किसी को, आपके सामने हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो क्या करेंगे आप? एक ही चीज़ आती है कि हम डॉक्टर को बुलाएंगे, राइट। तो डॉक्टर हॉस्पिटल बुलाएंगे, कितनी देर में आ जाएगा वो, और क्या करेगा वो हॉस्पिटल ले जाएंगे। और हॉस्पिटल में क्या होगा, कोई भगवान तो बैठा है नहीं, क्या कोई दवाई है जो ठीक कर देगी? कई सारे सवाल आते हैं ना। एक चीज हो सकती है, अगर आपको पता हो कि क्या करना है तो आप वहीं पे खड़े हैं तो आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए, जो कि हम करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, चलिए बता ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। देखिए डॉक्टर अवधेश पांडे बताते हैं, जो हम सक्सेसफुली करते हैं, कि अदरक अगर पेशेंट को चबाने दे दिया जाए, चबा पा रहा है तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। जैसे ही आंसू आ जाएंगे उनका हार्ट अटैक का जो वही प्रभावित हो जाता है। हमने ये देखा, अक्सर ही देखा पेशेंट को। हमारा जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल का हमारा जो हेल्पलाइन है, अक्सर ही कॉल आता है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो तो उसी वक्त अगर उसको नॉलेज हो साथ वाले को तभी हो सकता है ना वो। और इसमें कितना पैसा लगा, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन कितनी बड़ी बात है। अब इसके अगर ये नहीं है तो क्या है फिर अगला, इंस्टेड ऑफ दिस कि हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को बुलाया, एम्बुलेंस आया, पता नहीं पेशेंट का क्या हुआ, वो हार्ट अटैक था भी कि नहीं था, इलाज हुआ हार्ट अटैक का, वो था गैस्ट्रिक पेन। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब ये है कि नॉलेज ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा पार्ट नॉलेज का भी लेक्चर वगैरह होता रहता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज इज हेल्थ, मेडिसिन इज नॉट हेल्थ, हॉस्पिटल इज नॉट हेल्थ, नॉलेज इज हेल्थ। मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जो लोग किडनी के पेशेंट्स के केयर टेकर है उनको भी पता होना चाहिए, और आज के टाइम में तो हर एक को पता होना चाहिए। आप देखते होंगे आजकल अचानक इंसान खबर आती है वो तो रहा नहीं, कल तक तो ठीक था, अचानक लोग मरने लगे, सडन कार्डियक अरेस्ट। अचानक डेथ होने की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है अभी पिछले 1 साल में, वैक्सीन के आने के बाद से, ठीक है ना। ये मेडिकल लिटरेचर में तो है ही है, और वैसे भी हम अपने ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की वो ठीक थे, अचानक नहीं। इट्स कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, अचानक मर जाना, सब कुछ ठीक है, अचानक हार्ट बीट खत्म हो गया, ब्रीदिंग खत्म हो गई, ये 2 चीज खत्म हो गया तो इसका मतलब ही इज डेड, राइट। तो अच्छा किसी को अगर हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ गया कि मर गया, तो व्हाट यू विल डू? तो आपको सिर्फ एक ही चीज पता है कि हमें तो हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन किसी के मरने के भी 4 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपके हाथ में है कि आप उसको वापस जिंदा कर सकते हैं, ठीक है।
जो पहले 4 मिनट है उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ना कि डेथ बोलते हैं। एक्चुअली वो डेथ ही है, डेथ को ही कार्डियक अरेस्ट, दोनों इंटरचेंजेबल है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब डेथ, डेथ का मतलब कार्डियक अरेस्ट। यूं मानो सिंपली डेथ इन नेक्स्ट 10 मिनट्स इट बिकम्स डेथ परमानेंट। पहले डेथ टेम्पररी होती है, 10 मिनट तक आपने कुछ किया नहीं तो डेथ परमानेंट हो गई, है ना। कोई जब मरता है तो मरा हुआ है तो पहला 10 मिनट जो है उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, डेथ इज टेम्पररी। लेकिन उस 10 मिनट में आपने कुछ किया ही नहीं उसके लिए, डेथ बिकम परमानेंट, उसे बोलेंगे डेथ। क्लियर है, राइट। तो क्या 10 मिनट में आप फोन करके एम्बुलेंस बुला के ये सब से कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता, पूरे पृथ्वी में कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन वो 10 मिनट वेस्ट जरूर हो सकता है, वो 10 मिनट खराब जरूर हो सकता है। आर गेटिंग द पॉइंट? वो 10 मिनट वेस्ट कर दिया आपने। अच्छा, वो 10 मिनट में करें क्या? ठीक है ना। वो मान लो आपके पास 3-4 लोग हैं, एक बेशक हॉस्पिटल को फोन कर रहा है, फोन बुला रहा है, लेकिन बाकी लोग तो खाली है ना। क्यों ना हम कोशिश करें कि पेशेंट को वापस ले आए, वो 10 मिनट का यूटिलाइज करें। 10 मिनट के बाद कुछ नहीं होगा तो 10 मिनट में क्या करना होता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक कंप्रेशन। कार्डियक कंप्रेशन एक तो होता है सीपीआर, राइट, और एक होता है कार्डियक कंप्रेशन। कार्डियक कंप्रेशन सिर्फ आपको कंप्रेशन देना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देनी है। लेकिन वो कंप्रेशन भी जो देना है उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, कितने इंच डेप्थ होना चाहिए, कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए, राइट, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कैसे देना और कहाँ पे देना है, राइट। तो ये एक कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन हिसाब से करेंगे तो चांसेस है कि पेशेंट जिंदा हो जाए। मतलब कितनी बड़ी बात है, एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना, ऐसे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये स्किल तो सभी को आना चाहिए, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जो केयर टेकर्स हैं और बाकी लोग भी हैं, डॉक्टर संजय, डॉक्टर नेहा, आप लोगों को क्या करना है कि कभी जैसे जो लोग खाली बैठे हैं और हम में से कोई फ्री भी है तो कार्डियक अरेस्ट के कॉम्प्रेशन की प्रैक्टिस करा सकते हैं आप, है ना। ऐसे कर सकते हैं, खाली तो ही है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो अच्छा है, ये लाइफ स्किल है। कब जरूरत पड़ जाए, आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मरता है इंसान, कोई डॉक्टर के सामने जाके थोड़ा ना मरेगा, वो कहीं मर सकता है। और अगर डॉक्टर के सामने जाके मरेगा भी तो डॉक्टर को भी नहीं पता ना, ये डॉक्टर को भी नहीं पता। किसी भी डॉक्टर को बोलेंगे अच्छा करके दिखाइए, नहीं पता उसको, बोल तो देगा जवानी, अच्छा करके दिखाएंगे तो नहीं पता। अच्छा किसी से पूछिए कि कार्डियक कंप्रेशन जो है आप लगातार कितनी देर तक कर सकते हैं, तो वो वही बता सकता है जो कि खुद करके देखा हो। और ऐसा कोई डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे, 100 में से कोई एक मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर कार्डियक कंप्रेशन आप ठीक से करेंगे 1 से 2 मिनट में आप थक जाएंगे, उससे ज्यादा करेंगे तो आप गलत करने लगेंगे। यानी कि 2 लोगों को पता होना चाहिए, वो 2 मिनट करेगा वो दूसरा 2 मिनट करेगा। तो ये लाइफ स्किल है, हम में से सभी को कभी ना कभी तो मरना ही है। लेकिन जब हम मरने वाले होंगे तब हम यही दुआ करेंगे मेरे सामने वाले को कार्डियक अरेस्ट का वो कंप्रेशन पता हो, ताकि मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि वो तब तो खुद पे नहीं कर सकते अपने ऊपर, अब तो वी आर डेड, है ना। तो ये लाइफ के बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिसको हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है। यहाँ पे हमारे सारे स्टाफ को आता है, जरूरत भी पड़ती है कभी, राइट, क्योंकि मर तो कभी भी कोई भी सकता है कहीं पे भी, है ना। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है। ये आप तभी, इसका नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस। इंस्टीट्यूट भी है, ये हॉस्पिटल ही नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर ही है। क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ ये नहीं कि जो इलाज के लिए आए वो आपका इलाज हो जाए, हमारी कोशिश ये है, किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वो किडनी का अलग डिपार्टमेंट है, डायबिटीज है तो अलग जगह है, राइट, हर चीज़ की अलग दवाइयाँ, हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम एज ए पेशेंट देखते हैं इंसान, उनके सारे जो प्रॉब्लम उनको एक साथ सॉल्व करना है ना। और अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी, कि दोबारा कभी वो सेम चीज़ हो जाए तो आप खुद ही कर पाए, वो ट्रेनिंग भी देनी है, ठीक है। तो तभी जाके आप उसको हेल्थ को कर सकते हैं। तो हर चीज़, जैसे मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट करना, मान लो किसी को फीवर हो गया, वायरल फीवर जिसे कोविड बोलते हैं आजकल, पहले खांसी जुकाम बोला करते थे इसी चीज़ को। तो ऐसे में यहाँ अगर किसी को हो जाता तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आप आए ही हैं, कोई 5 दिन के लिए है, कोई 7 दिन के लिए है, उसमें अगर किसी को फीवर हो गया, मतलब फ्लू हो गया, तो 3-4 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। हमारे पास 3-4 दिन है ही नहीं, ना ही पेशेंट के पास, हम तो आज ही ठीक करना है, 2 घंटे में ठीक करना है। तो हम कैसे करते हैं, हम जैसे ही पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ्लू के सिम्टम आते हैं, खांसी जुकाम बुखार के सिम्टम आते हैं, पेशेंट के दोनों पैर को उठा के हम बाल्टी में डाल देते हैं, जिस बाल्टी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और आधे घंटे बाद टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है, मान लो 101 है, आधे घंटे बाद 102 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले ही बुखार था उसको, ऊपर से हमने गर्म पानी के बाल्टी में उसके पैर डाल दिए, तो फीवर बढ़ गया। लेकिन 1 घंटे बाद फीवर बिल्कुल घट जाएगा,
तो फीवर क्या है, ये कोई बीमारी है या बॉडी का इम्यूनिटी का सिस्टम है, पहला है। दूसरा फीवर इज नॉट ए डिजीज। फीवर क्या करता है, हमारे वायरस को मारने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना। तो बॉडी ने अपना वेपन, राइट, अपना हथियार निकाला, वो उसका हथियार का नाम है फीवर, 101 डिग्री। लेकिन उसमें आपको परेशानी हो रही है, कमजोरी फील हो रही है, और ऐसा अगर चलता रहेगा तो आप यहाँ पे जो इलाज कराने चाहें वहां से ध्यान भटक जाएगा। तो हमने बॉडी के जो हथियार है, उस हथियार के साथ बॉडी को बोला, अच्छा आपको फीवर चाहिए, हम वही दे देते हैं आपको। पैर जैसे ही डाले तो वो बॉडी को अपने हथियार का एक और सहारा दे दिया, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया बॉडी ने उस पानी से, और वो वायरस को एकदम खत्म कर दिया। अब वायरस चला ही गया, फिर 1 घंटे बाद, आधे घंटे के लिए फिर कर दिया। तो जो बीमारी से लोग हफ्तों हफ्तों बीमार रहते हैं, वही 2 घंटे में ठीक हो गए, विद इन 2 आवर्स द पेशेंट इज क्योर्ड, है ना। तो ये लाइफ स्किल्स हैं जो आपको यहाँ पे सीखना है। आप भी बाकी पेशेंट को मिलते हैं, देखते हैं, एक दूसरे से पूछिए हम क्या किया, किसी को फीवर हो गया तो क्या किया, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या किया। ब्लड प्रेशर भी होगा हाई तो ये नीचे हो जाएगा। ब्लड प्रेशर किसी का हाई होगा ना, जो मैंने अभी बताया, वो करेंगे तो नीचे हो जाएगा। दिन में 3 बार कीजिए और ऐसा 7 दिन तक कीजिए, फिर ब्लड प्रेशर परमानेंटली नॉर्मल आ जाएगा। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम तो किडनी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम में बाथ है। तो इस तरह से हर बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का एक छोटा ऐसा सोल्यूशन है जो आप घर पे कर सकते हैं, और जो ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट्स है, राइट, और कोई पैसा खर्चा नहीं है। ये सब कुछ सीखना आपके लिए जरूरी है।